Hi and welcome to the Fathers and YouTube channel, and also welcome to the Swift programming language. And this tutorial will be the last video session of the Swift programming, and after the completion of this video and this course we move towards the iOS iPhone mobile development session. So before starting, let me remind you about के इससे related which means Swift के programming tutorial से related तमाम videos मेरे YouTube चैनल पर मौजूद हैं. आप फादर्स एंड CS से सर्च करके मेरे YouTube चैनल पर आ सकते हो और इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और तमाम वीडियोस जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं. विथ ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं. इसके अलावा जो कोड, प्रेजेंटेशन स्लाइड या कंटेंट रिलेटेड मटेरियल है वो मेरे ब्लॉग फाद हुसैन CS पर मौजूद है. आप मेरे ब्लॉग पर गूगल पर फाद हुसैन CS लिखने के बाद आ सकते हो और यहाँ से आके वो तमाम चीज़ें फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं. तो REPL.IT एज़ यूजुअल हम ऑनलाइन IDs का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसके अलावा अगर आपके पास मैक OS में Xcode मौजूद है तो आप उसे भी इस्तेमाल करते हुए ऑफलाइन अपनी मशीन पर भी यूज़ कर सकते हैं. तो इस सेशन यानी अपने इस लास्ट वीडियो सेशन के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ जेनेरिक. सो जेनेरिक इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बेसिक पार्ट है और सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद हम इसे प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो और भी बेहतर तरीके से हमें ये बात समझ में आ जाएगी. सो व्हाट इज़ जेनेरिक? एक्चुअली जेनेरिक इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अलाउ अस टू डिफाइन स्पेसिफिकेशंस ऑफ द क्लास or method that can be used with any data type. That is one of the important concept कि हम किसी भी क्लास को या मेथड को जेनेरिक डिफाइन करके किसी भी डेटा टाइप्स के बेस पर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं. When we design a generic, the data type of the method, parameter or class isn't known. यानी जब आप जेनरिक क्लास के अंदर या जेनरिक मेथड बना रहे होते हो तो उस वक्त जो उसके पैरामीटर्स होते हैं वो नोन नहीं होते हैं. नॉट अंटिल इट्स कॉल्ड और इनिशिएटेड, विच मीन जब तक उसे कॉल ना किया जाए, जब तक उसका इंस्टेंस ना बना लिया जाए. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं जेनरिक फंक्शंस बनाऊंगा तो उसका मतलब ये है कि मैं उसे एज ब्लू प्रिंट टैम्पलेट, जिस तरह से एक क्लास की बेसिक डेफिनेशन होती है, बिल्कुल मैं उसी तरह एज अ टैम्पलेट अपने फंक्शन को इस्तेमाल कर पाऊंगा जब यूज़र उसका इंस्टेंस बनाकर अपनी मर्जी के मुताबिक उसका रेफरेंस देना चाहेगा इन टर्म ऑफ द पैरामीटर्स या आर्गुमेंट. तो जैसे एक एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास अगर इंटीजर ID और नेम है तो ये यूज़र्स के इंस्टेंस बनाने पर बेस करता है कि यूज़र इंस्टेंस में ID को स्ट्रिंग लेना चाहता है या इंटीजर लेना चाहता है, नेम को सिंपल कैरेक्टर में रिप्रेजेंट करवाना चाहता है ABC या फिर एक स्ट्रिंग में करना चाहता है. तो इट्स अप टू द यूज़र आफ्टर द डिक्लेरेशन और इनिशिएशन ऑफ द इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास इन विच द जेनेरिक मैथड इज एग्जिस्ट. बट बिफोर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जेनेरिक वी मस्ट नीड टू नो अबाउट द इन आउट पैरामीटर्स. तो जिस तरह से हम डिफरेंट डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल कैरेक्टर, बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास स्विफ्ट के अंदर एक पैरामीटर है जिसे हम इन आउट कहते हैं. इन आउट क्या है? इन आउट मीन्स दैट मॉडिफाई द लोकल वेरिएबल विल ऑल्सो मॉडिफाई द पास्ट इन पैरामीटर. Without it, the past in parameter will remain the same value. Try to think of reference type and when you are using in out and value type without using it. In simple word, जब आप एक फंक्शन बनाते हो स्विफ्ट प्रोग्रामिंग में या किसी भी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर तो वो पैरामीटर्स की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है. लिहाजा अगर आपने कोई प्रीवियसली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हो तो उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप से क्या मुराद होता है. तो स्विफ्ट के अंदर अगर मैं किसी वेरिएबल को एज अ रेफरेंस इस्तेमाल करना चाहता हूँ और अपनी मर्जी से उस कांस्टेंट या रिमेन कांस्टेंट रहने वाली पैरामीटर की वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ बाय यूजिंग द रेफरेंस ऑफ द वेरिएबल, तो मैं यहाँ पर इन आउट को एज अ रेफरेंस वेरिएबल अपने फंक्शन या मेथड में इस्तेमाल कर सकता हूँ. तो पहले हम समझते हैं इन आउट पैरामीटर क्या है, क्योंकि इसी के बेस पर हम एक जेनेरिक मेथड क्रिएट कर पाएंगे. तो लेट्स गो टू द ऑनलाइन ID जिस पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ REPL, और हम सबसे पहले एक मीनिंगफुल यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करते हैं. तो आई एम गोइंग टू जूम इट नाउ and create a meaningful function. So the before function I'm going to define a variable by using var. So there is a variable in and which will be the type of the integer and it's a value on it. Then I'm going to make a function and the function name is change, and inside the change there is a parameter integer type num. That's cool. Going to space here and
ये इसकी बॉडी हो गई। इस बॉडी के अंदर आने के बाद जो ये पैरामीटर की वैल्यू है, हम जानते हैं कांस्टेंट है और हम इसकी वैल्यू के अंदर आकर इसको चेंज नहीं कर सकते, जो कि डेफिनेशन हमें कहती है। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि जो पैरामीटर की वैल्यू लिखी जाएगी उसको एक्सचेंज करके 2 करो और फिर उसी को ही प्रिंट करवा दो एज यूजुअल। तो ये हमारा बेसिक एक मेथड बना है जो कि चेंज के नाम से है, और जो बाहर वेरिएबल वैल्यू है अभी हम फंक्शन के अंदर उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो उस बेस पर मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि ये किसी क्लास पे मौजूद नहीं है तो मैं डायरेक्टली फंक्शन का नाम लिखकर भी इसे कॉल कर सकता हूं, जो हम फंक्शन के टॉपिक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं जिसका नाम चेंज है, मैंने यहाँ पे लिखा, और उसके बाद इसके पैरामीटर की जो नम की वैल्यू है, मैं डायरेक्ट चाहूँ तो यहाँ पे कोई नंबर लिख सकता हूँ और चाहूँ तो मैं ये वेरिएबल लिख सकता हूँ। तो अगर मैं ये वेरिएबल यहाँ पर लिखता हूँ जो कि चेंज करने का तरीका है, कॉल करने का तरीका है विच मीन, और ये लिखने के बाद मैं अगर अपने प्रोग्राम को रन करूँ तो इट शोज द एरर कैन नॉट असाइन अ वैल्यू नम इज़ अ लेट कॉन्स्टेंट नम इक्वल टू 2। तो ये उस नंबर को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पर भी चेंज हो रही है और यहाँ पर असाइन हो रही है। लेकिन अगर मैं इस लाइन को विच मीन नम इक्वल टू 2 को थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा दूँ, तो विच मीन वी कैन राइट एंड कॉल एनी वैल्यू हेयर in term of the integer and then by using this function the value will be print. Let's see, I'm going to execute the same code and the value 1 is print here, which means जो वेरिएबल में वैल्यू थी वो यहाँ पर प्रिंट हो गई। लेकिन अभी हम जिस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो रेफरेंस टाइप के बिहाफ में है, तो इसके लिए हम इन आउट का इस्तेमाल करके अपने इस वैल्यू को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए जहाँ पर इंटीजर लिखा गया है यहाँ पर आने के बाद मैं लिखूँगा इन आउट स्पेस, विच मीन आई एम यूजिंग द रेफरेंस ऑफ दिस वेरिएबल। ठीक है, कौन सा वेरिएबल का रेफरेंस है वो मैं कॉल करते वक्त बताऊंगा। तो जहां पर मैं वेरिएबल लिख रहा था सिंपल, वहां पर आकर मैं एम्परसेंड या एंड का साइन बनाऊंगा जो कि उस वेरिएबल के रेफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो फंक्शन विदाउट यूजिंग इन आउट हमें पहले कॉन्स्टेंट या लेट वेरिएबल के बेस पर हमें एरर दे रहा था, जब मैंने इन आउट इस्तेमाल किया और अपने प्रोग्राम को रन किया तो आप देख रहे हैं कि उस बेस पर हमारा ना सिर्फ फंक्शन चला बल्कि उसने उस वैल्यू को जो कि पैरामीटर भी मौजूद थी इस रेफरेंस की वजह से एक्सचेंज किया num2 में और उसके बाद इस वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इन आउट क्या है और ये किस तरह से वर्क करती है और उसका एक्चुअली पर्पस क्या था। अब हम वापस अपने डेफिनेशन पे चलते हैं जेनेरिक की, और हम इसे कॉल करते हैं कि जेनेरिक क्या था, ये स्पेसिफिकेशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके ज़रिए से हम किसी भी डेटा टाइप को यूज़ करते हुए अपने फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। लिहाजा इसके लिए मैं अपने बॉडी में आऊँगा, जूम करते हैं और एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जो हमें 2 नंबर को स्वाइप करके देगा। लिहाजा इसके लिए मैंने एक फ़ंक्शन बनाया और इसका नाम रखा एक्सचेंज, और इस एक्सचेंज के अंदर कुछ पैरामीटर बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया इन आउट, ओके, and we have already discussed why we are using in out here, integer, and comma b colon in out integer, okay, and here it is a body, and inside the body I am declaring a variable temp for swiping the value। ठीक है, जो भी वैल्यू होगी वो पहले temp के अंदर सेव होगी, फिर a बराबर हो जाएगा b के और b बराबर हो जाएगा temp के, यानी जो वेरिएबल a में था वो b में चला गया और b वाली वैल्यू a में चले जाएगी। ये बेसिक फंक्शन का काम है। उसके बाद फंक्शन के बाहर आकर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ num के नाम से, या आप चाहो तो डायरेक्टली उसकी वैल्यू रेफरेंस के साइड भी लिख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर वेरिएबल बना रहा हूँ। तो मैंने कहा num1 इक्वल टू 100 एंड वेरिएबल num2 इक्वल टू 200, and then I'm going to print the value before swiping and after swiping. So before swiping I'm going to write here before swiping values are colon / small bracket open close. I'm going to write here num1 space / num2 bracket close, and finally it's complete the line. And after इस लाइन के बाद हम यहाँ पर आके अपने फंक्शन को कॉल करते हैं जिसका नाम एक्सचेंज है। मैंने कॉल किया, कॉल करने के बाद इसके 2 वैल्यूज़ हैं विच मीन a एंड कॉमा वेरिएबल b। तो इस a के अंदर हम num1 को ज़रूर कॉल करेंगे क्योंकि मैं यहाँ पर इस वक्त इन आउट वेरिएबल को इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इसके लिए मैं अपने फर्स्ट वेरिएबल का रेफरेंस दूंगा यहाँ पर, और इसी तरह से मैं अपने सेकंड वेरिएबल का भी रेफरेंस दूंगा num2। इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद पहली लाइन पर num1 की वैल्यू यहाँ पर 100 और 200 लिखी आएगी, और इसी लाइन को मैं कॉपी करके जब नीचे पेस्ट करूँगा तो ये आफ्टर स्वाइपिंग हमारे num1 और num2 की वैल्यू को शो करेगी। लेट्स सी,
मैं पहले वाले कोड को थोड़ी देर के लिए यहाँ से कंट्रोल X करके हटा देता हूँ ताकि वी कैन सी दैट द आंसर एग्जैक्टली, एंड हियर इट इज़. Before swiping 100 and 200, and after swiping 201. The value of A exchange into B and B exchange into A. So this is a basic formula and basic usage of in out, which is normally used for the swiping the value. So अब अभी तक हमारी बात जेनरिक की डेफिनेशन पे नहीं हुई बल्कि इन आउट पे हुई है. अब मैं ये चाहता हूँ कि इस एक्सचेंज फंक्शन को यहाँ पर हमने रिजर्व किया हुआ है कि मैं सिर्फ इंटीजर के लिए यूज़ कर सकता हूँ. अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं कोई स्ट्रिंग भी लिखूँ तो स्ट्रिंग पे भी हमारा ये काम कर जाए. लिहाजा इसके लिए हम इस फंक्शन को जेनरिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी जेनरिक सिंटैक्स में कन्वर्ट करेंगे. लिहाजा मैंने सेम फंक्शन यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद जहाँ पर हमारे फंक्शन का नाम एंड हो रहा है वहाँ पर हम एंगल ब्रैकेट के साथ टी यूज़ करेंगे जो कि जेनरिक पैरामीटर को रिप्रेजेंट करता है. और जहाँ जहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप लिखा हुआ है उसकी जगह मैं टी लिख दूंगा. दैट्स इट. उसके बाद जो फंक्शन के अंदर बॉडी मौजूद है बिल्कुल वैसे ही रहेगी. जो वेरिएबल्स यहाँ पर मौजूद थे और जो लिखने का तरीका था मैंने इन दोनों को कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया. अब पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आकर इस num1 की जगह लिखता हूँ इन्वर्टेड कॉमा में स्ट्रिंग फहद, एंड इन्वर्टेड कॉमा में हमने लिखा हुसैन. तो अगर आप बगौर देखो तो इस वक्त मैंने ना तो यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा है, इंटीजर लिखा है, और ना ही यहाँ पर स्ट्रिंग या इंटीजर लिखा है. लेकिन इस वक्त जब मैं अपने फंक्शन को के लिए num1 और num2 वेरिएबल को यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर फहद और हुसैन लिखा हुआ है. तो बिफोर स्वाइपिंग इट शोज द फहद एंड हुसैन, एंड देन आफ्टर स्वाइपिंग इट विल शो द हुसैन एंड फहद. सो बट बिफोर एग्जीक्यूशन मुझे यहाँ से थोड़ी देर के लिए इस कोड को हटाना होगा क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स दोबारा से यूज़ हो रहे हैं. और इस वक्त मैं यहाँ पर अपने एक्सचेंज फंक्शन को बाय यूजिंग द लॉजिक ऑफ द जेनरिक स्ट्रिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ. लेट्स सी, एग्जीक्यूट द कोड, एंड हियर इट इज़ हुसैन फहद हुसैन एंड हुसैन फहद, विच मीन इट्स एक्सचेंज नाउ. सेम फंक्शन को क्या मैं इंटीजर के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ? सर बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं. कैसे? स्ट्रिंग हटाया मैंने, इसको दोबारा से 100 किया और इस चीज़ को मैंने यहाँ से 200 कर दिया और उसके बाद मैंने अपने कोड को यहाँ पर दोबारा एग्जीक्यूट कर लिया. एंड इट्स नाउ वर्क फॉर एज वेल फॉर द इंटीजर. तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस बात को समझा. मैं कंट्रोल Z करके बैक आ रहा हूँ कि हम किस तरह से जेनरिक को इस्तेमाल करते हैं बाय यूजिंग इन एंड आउट. व्हाट इज़ इन एंड आउट, हाउ डज़ इट वर्क, इन तमाम चीज़ों को हमने इस वीडियो सेशन के अंदर कवर किया. होपफुली आपको तमाम बातें क्लियर होंगी. जो भी कोड मैंने यहाँ पर किया है वो तमाम फहद हुसैन CS blogspot.com पे मिल जाएगा आपको. और नेक्स्ट जो सेशन है हमारा वो iOS डेवलपमेंट पे है, यानी आईफोन की कोर्स डेवलपमेंट पे. तो होपफुली आपसे अब मुलाकात हमारे एक नेक्स्ट सेपरेट कोर्स में होगी. इस कोर्स के अंदर हमने स्विफ्ट को बहुत बेसिक से लेकर एडवांस तक जाना. बहुत सारी चीज़ें जो इस पे छोटे छोटे चंक में मौजूद हैं वो हम iOS डेवलपमेंट पर जब स्विफ्ट को यूज़ कर रहे होंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे. लेकिन इस 20 अराउंड वीडियोस के अंदर हमारी कोशिश ये थी कि हम कोर कॉन्सेप्ट को स्विफ्ट के समझ जाएं ताकि जब हम iOS पे काम कर रहे हो तो बहुत ही बेहतर तरीके से हमें समझ में आए. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें. अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की लेटेस्ट और नई टेक्नोलॉजी आप बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें. थैंक यू.